ये फर्स्ट लेसन है, दो ध्रुवता का अंत, इसमें दूसरा दिया है, कोई बात नहीं यार इसमें, तो हम सीधा पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसीलिए क्या यहाँ पर जो है वो पार्ट 2 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पार्ट 1 आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पूरी वीडियो। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम के अंदर, कि मिखाइल गोरबाचेव ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी रहे। हर समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अगर आंसर जानना है तो गोरबाचेव के बारे में पहले पूरा समझना चाहिए। कह रहा है ये 1985 के अंदर क्या हुए थे, सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके महासचिव बने। कब बने? 1980 के दशक के मध्य में। अरे तो एग्जैक्ट कब था? 1985 था, ठीक है। तो सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कौन सी पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव। ध्यान रखना एक एक नंबर के क्वेश्चनों के लिए भी। नेक्स्ट नंबर कह रहा है क्यों आ रहा है इन्हें चेंजेस की, मतलब सुधार की इन्हें जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि पश्चिमी देशों के मुकाबले यूएसएसआर क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या है, पीछे रह गया था। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनमें क्या हो रही थी, रेवोल्यूशन आ रहा था, क्रांति आ रही थी। जैसे कि मान के चल लो वहां पर इंटरनेट, फोन, टीवी, यार सुनिए, जो ये टेक्नोलॉजी है यार इसमें, और इन्फॉर्मेशन बड़ी तेजी से क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी। और यूएसएसआर उस समय क्या था, पिछड़ गया था। तो उसको बराबर लाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोरबाचेव ने पश्चिम के साथ अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दिया। क्लियर है? इसके लिए उन्होंने दो नीतियां चलाई, एक तो पेरोस्ताइका और एक ग्लासनोस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं, आर एस में आपकी बुक में दिया है, ठीक है। और आपको हर एक के नाम याद रहने चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति आया कब आया। ये देखो मिखाइल गोरबाचेव दिख रहे हैं, हर समय ये मिखाइल गोरबाचेव है, हर समय मिखाइल गोरबाचेव की दो नीतियां, एक तो पेरोस्ताइका हर समय, और दूसरी क्या है, ग्लासनोस्ट। ठीक है, दोनों का मतलब बता देता हूँ। पेरोस्ताइका का मतलब ये होता है, जो सिस्टम उन्होंने वन पार्टी कर रखा था ना, उसको क्या है उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम किया। अरे समझ, यानी कि बहुत सारी क्या है वहां पर पार्टियां, आप कोई भी पार्टी बना सकते थे, लोगों को बोलने की आजादी दी। जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि भाई क्या है, बोलने की आजादी वहां नहीं थी। इन्होंने कहा आपको अगर सरकार से कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। हर समझ, तो ये उनकी पुनर्रचना थी। ग्लास नोस्ट मतलब खुलापन, जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बंद कर रखा था। जैसे कि ये मान के चलो, मैं मैप दिखा देता हूँ आपको, ये मैप है अर्ज में, और यहाँ पर ये पूरा हिस्सा यूएसएसआर का था। अर्ज में नहीं है, तो ये जो यूएसएसआर है इसमें दूसरे देश आकर बिजनेस नहीं कर सकते थे। अर्ज में नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को खोलने पर भी ध्यान दिया। इसको कहते हैं ग्लासनोस्ट। अब क्या दूसरे देश भी आकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। सही में यहीं से जनता को ये पता चला कि यार उन्होंने जीन्स वगैरह पहना। जीन्स आज भी देखो बहुत कूल फील कराता है, लड़के लड़कियां दोनों ही क्या है जीन्स पहनती हैं, लड़के पहनते हैं। क्लियर है? तो ये जो जीन्स है यार सुनिए, वहां के जब रूस के लोगों ने पहना तो उन्हें लगा यार हम तो बहुत पिछड़ चुके हैं। अरे सुनिए, हमारे अगर देखा जाए तो जीन्स क्या है, एक वहां पर कूलनेस का फील था, चोर बाजार से लोग खरीदते थे। क्लियर है? अरे सुनिए, तो क्या आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया है। अरे अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। इन्होंने ही क्या किया, मिखाइल गोरबाचेव। अरे सुनिए, इन्होंने क्या है स्टार्ट वन, अरे सुनिए स्टार्ट वन की क्या है संधि की थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर कह रहा है अफगानिस्तान से इन्होंने क्या है सेना वापस बुला ली थी। क्लियर है? अरे पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ की सेना वापस बुला ली। कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप, जैसे हंगरी वगैरह देशों में तैनात थी 1956 से। जर्मनी के एकीकरण में ये सहायक है। अरे सुनिए, यानी जब 1990 के अंदर, 1990 के अंदर जो जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें सहायक थे। शीत युद्ध को इन्होंने समाप्त किया। अरे 1989 जब जर्मनी की वॉल गिरी, तभी शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के क्या इन पे आरोप लगा कि इन्होंने ही क्या सोवियत संघ को क्या किया, खत्म कर दिया, वरना सोवियत संघ खत्म नहीं होता। ये बात सच है। अरे सुनिए, मिखाइल गोरबाचेव अगर इतनी जल्दी से क्या है नीतियां नहीं बदलते तो शायद क्या बोलते हैं सोवियत संघ, अरे सुनिए इतनी जल्दी नहीं टूटता। वैसे टूटना तो उसका निश्चित था हर समय, पर इतनी जल्दी नहीं होता। बस इन्होंने क्या है थोड़ा उसको जल्दीबाजी, मतलब समझ जल्दी खत्म करवा दिया, इतना इनको क्या क्रेडिट दिया जा सकता है। अब भाई नेक्स्ट समझते हैं मिखाइल गोरबाचेव की दो नीतियां कैसे वहां पर क्या है काम की। देखो, लोकतांत्रिक रूप देने के लिए वहां सुधारने का फैसला किया। अर्ज में इस फैसले की कुछ ऐसी परिणतियां रही जिनका कोई भी अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के खेमे के हिस्से थे। कौन कौन से देश? पूर्वी यूरोप के देश। अर्ज में नहीं, अब समझते हैं भाई पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश है। क्लियर हो गया? क्या पूर्वी यूरोप के कौन कौन से देश है? तो ये लो हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। हर्ष में ये देखो, ये पूर्वी यूरोप दिख रहा है, एक तो ये रहा रशिया, हर्ष में ये रूस है, ये यूक्रेन है, हर्ष में बेलारूस है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हर्ष में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, हर्ष में नहीं है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये रहा। समझ में नहीं? ये देश क्या थे, यूएसएसआर का पार्ट थे। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है
नेक्स्ट है, देशों की जनता ने अपने सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया। किस किस को? एक तो अपनी सरकार का, है ना, और सोवियत नियंत्रण का, कि सोवियत संघ का हम पर नियंत्रण क्यों है। और जो मैंने बताया, पूर्वी यूरोप के देश जैसे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में गोरबाचेव में क्या है, गोरबाचेव के शासन रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा क्या है वो अतीत में करता था। मतलब उसमें अगर वहां पर कोई सी भी जनता अगर विरोध करती थी तो वो अपनी सेना भेज देता था। जैसे उन्होंने किस में किया था, हंगरी में किया था। कहां पर? हंगरी में 1956 में किया था। अफगानिस्तान के अंदर उसने क्या है 1979 में किया था, पर उसने इस बार सेना नहीं भेजी कहीं पर भी। क्लियर। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। सोवियत संघ के विघटन की नीति और तेज हुई। गोरबाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की क्या नीति चलाई। बात समझ में ही नहीं। कौन कौन से आर्थिक और राजनीतिक सुधारों का। अब समझते हैं भाई ये जो आर्थिक और राजनीतिक सुधार हैं, अरे सुनिए, वो किस तरीके से क्या है वहां पर चेंजेस ला रहे थे। क्लियर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर क्या है, गिलासनोस्त और पेरोस्ताइका तुम लिख सकते हो, ठीक है, दो नीतियां जो थी। इन कह रहे सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। मतलब उसमें अब देखो मिखाइल गोर्बाचोव के जो नीचे थे ना आर सुनिए, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इतनी तेजी से क्या चेंजेस करेगी यार सुनिए और लोगों को फ्रीडम दे देगी तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, लोग क्या है बड़ी तेजी से क्या है रोड के बाहर निकल आएंगे और सरकार का विरोध करेंगे, क्रांति कर देंगे, अरे समझ सरकार को पलट देंगे। तो इससे उन्हें लेन देना नहीं रखा, अरे समझ। इसीलिए क्या हुआ 1991 के अंदर, अरे समझ कहां पर 1991 के अंदर उन्होंने तख्ता पलट करने का प्रयास किया। मैं बता देता हूँ ये तख्ता पलट कहाँ हुआ था। ये तख्ता पलट क्रीमिया में हुआ था। अरे सुनिए, ये देखो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा जो रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया, ये जो हिस्सा है ये क्रीमिया है। अरे सुनिए, यहाँ पर क्या है, ये लाल सागर वो काला सागर दिख रहा होगा, ब्लैक सी। यहाँ पर वो छुट्टी मनाने आए थे मिखाइल गोर्बाचेव। अरे सुनिए, उनको क्या किया, उन्हीं के पार्टी लीडरों ने बंदी बना लिया, यानी कि समझो उन्हें अरेस्ट कर लिया और बोला कि भाई वो अब नहीं है, अब पार्टी का रूल कौन करेगा, उसके नीचे के नेता। समझ में नहीं। तो उस समय क्या है बोरिस येल्त्सिन जो रूस के क्या है पहले राष्ट्रपति बने, अर्ज में नहीं है 1991 के बाद। बात समझ में नहीं है। उन्होंने क्या है एक आंदोलन किया जिसकी वजह से वहां के नेताओं को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। किसको? क्या बोलते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव को, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा। देखो आप लोग क्या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो वर्डों पर ध्यान देना। गर्मपंथी कौन होते हैं? गर्मपंथी वो लोग होते हैं जो कि मतलब क्या अपनी मतलब गर्मजोशी के साथ, मतलब उसमें आंदोलन के द्वारा अर्ज नहीं है, इस तरीके से वो क्या करे अपना डोमिनेंस रखे। नरमपंथी जो अपनी बातें मनवाने के लिए बड़ी आसान तरीके से बातचीत का प्रयोग करे। क्लियर। तो ये गर्मपंथी लोग थे क्योंकि इन्होंने क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, जब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, क्योंकि मैंने बताया लोगों ने बोलने की आजादी देख ली थी, रोड पे आंदोलन करना सीख लिया था। अर्ज में नेक्स्ट नंबर पे उन्होंने विदेशों की चीजें अमेरिका वगैरह जैसे कि जीन्स वगैरह ये चीजें क्या उन्होंने पहनी थी, जिससे उन्हें पता चल गया था कि हम बहुत पिछड़ चुके हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे जहां पर क्या वहां बोलने की आजादी ना हो। अरे सुनिए, नेक्स्ट नंबर पूरी तरीके से वो क्या उन पर नियंत्रण रहे। अरे नेक्स्ट उनके उत्पादन पे उनका पूरा नियंत्रण हो, इसीलिए क्या वो दोबारा उसमें नहीं जाना चाहते थे। तो बोरिस येल्त्सिन, देखो मैंने भी बताया था, बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक के रूप में उभरे। अर्ज जो रूस के गए पहले राष्ट्रपति बने फिर उसके बाद, ठीक है। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, कहां पर? रूस में। अर्ज में बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रूस क्या है स्वतंत्र है, ऐसे हम क्या नहीं करेंगे, अब जो यूएसएसआर है उसके फैसले नहीं मानेंगे। आज सुनिए, देखो सबसे पहले जो क्या बोलते हैं मतलब क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने वाला था वो कौन था? लिथुआनिया था। आज मैं लिथुआनिया दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखो ये बाल्टिक गणराज्य, अर्ज में ये देखो ये बाल्टिक गणराज्य कहते हैं क्योंकि यहाँ बाल्टिक सी है। अर्ज में तो ये जो बाल्टिक है, अर्ज में ये जो बाल्टिक आपको दिख रहा है, ये बाल्टिक जो है यहाँ पर क्या है, देखो ये रहा एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ये लिथुआनिया ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की। क्लियर हो गया। तो अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? यहाँ समझने वाली बात यह है कि भाई अरे हाँ, कि यहाँ पर जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसका खुलेआम घोषणा कर दी कि अब हम किसके यूएसएसआर के नियंत्रण में नहीं है। तो ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादातर यूरोपीयकृत थे, अपने को प्रभु क्या बोलते हैं संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्य कह जनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग की। किसके?
स्वतंत्रता की मांग की, किसकी? स्वतंत्रता की मांग की। मध्य एशियाई गणराज्य का है। अब मध्य एशियाई गणराज्य समझते हैं कौन कौन से होते हैं, तो ये मध्य एशियाई गणराज्य ये है जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं। अरे ठीक है, मिडल ईस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, मध्य मतलब क्या बोलते हैं, मिडल ईस्ट, हाँ ठीक है, मिडल यूरोप जो बोलते हैं, ठीक है, मिडल यूरोप, सॉरी मिडल एशिया, मिडल एशिया ये है, ठीक है। ये कजाकिस्तान है, अर्ज में ये देखो, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्ज में नहीं है, किर्जिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश जो है सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? किस में आ जाते हैं? सेंट्रल एशिया। अब कह रहा है सोवियत संघ की मान रही, वह सोवियत संघ के साथ ही कह रहे रहना चाहते थे। कौन से? जो मिडल ईस्ट के थे। अर्ज इन्होंने मांग नहीं की इन 5 देशों ने, जबकि ये देश पिछड़े हुए भी थे। ये 5 जो देश थे पिछड़े हुए थे, इन्होंने मांग नहीं की। मांग किसने की? जो उस समय समृद्ध थे। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, समझिए पोलैंड, हंगरी, इनका क्या वर्चस्व भी था डिसीजन के अंदर। अरे समझिए, उसके बाद भी इन लोगों ने क्या है, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर जागी। तो भाई कह रहा है कि 1991 के दिसंबर में यल्तसीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, मैंने बताया था कौन कौन, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने हर समय सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कौन 3 देश थे? एक रूस, एक तो जो मैंने बताया जो बोरिस येल्त्सिन नेतृत्व कर रहे थे, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 दिख रहे हैं। ये आपका यूक्रेन, ये बेलारूस और ये रूस। क्लियर हो गया? इन 3 देशों ने क्या समाप्ति की घोषणा कर दी और खुद को आजाद घोषित कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की क्या प्रतिबंधित हो गई, उसके परवर्ती जो सोवियत गणराज्य थे, कौन थे? सोवियत गणराज्य थे, अर्जमनियत ने पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। उन्होंने कहा अब तो हम पूंजीवाद लेकर आएंगे, हमारी इकोनॉमी में कोई भी आकर बिजनेस कर सकता है, दूसरे देशों को भी चांस देंगे और डेमोक्रेसी रहेगी, लोगों को बोलने की आजादी रहेगी, अपने नेता चुनने की आजादी रहेगी। अब साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल अर्ज का गठन किया। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में कितने देश थे? अर्ज में नहीं, देखो मैं सारे बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में 12 देशों ने मिलकर क्या है, इसकी स्थापना की थी। 3 देश कौन से इसमें शामिल नहीं थे? अर्ज में कई बार आ सकता है कि यूएसएसआर के कौन से वो देश थे जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में शामिल नहीं थे? 3 जो बाल्टिक देश थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। अगर मैप में देखना चाहो तो मैप में देख लो, ये 3 देश थे। क्लियर है? ये रहा एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये 3 देश के शामिल नहीं हुए, बाकी 12 देश शामिल हुए। क्लियर हो गया? जिसके अंदर 3 ये रहा, अर्ज में यूक्रेन, बेलारूस, 5 ये रहे। क्लियर हो गया? अब भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। अर्ज में कौन से? जो मैंने अभी बताया। क्लियर है? बाल्टिक गणराज्य को छोड़कर बाकी सारे इसमें शामिल हुए। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, राष्ट्रकुल के संस्थापक का सदस्य बन गए। अर्ज में कौन कौन से? ये 12 देश, ठीक है, जो कभी यूएसएसआर के मेंबर थे। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया, यानी जो सोवियत संघ यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो रूस होगा। क्लियर है? रूस को सुरक्षा परिषद में क्या है, स्थायी सदस्यता दी गई, यानी कि सोवियत संघ का उसे उत्तराधिकारी मान लिया गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सभी को निभाने की जिम्मेदारी अब रूस की थी। आज रूस को परमाणु संपन्न देश भी मान लिया गया कि देखो उस समय क्या 3 देशों के पास परमाणु हथियार पहुंच गए थे, ठीक है, यूएसएसआर के। तो वो कौन कौन से थे, चलो दिखा देते हैं। एक तो यूक्रेन के पास पहुंच गए थे, अर्जमेनियर, एक आपका क्या बेलारूस और रशिया। तो इन दोनों ने क्या, जब क्या बोलते हैं एकमात्र परमाणु संपन्न देश रूस को मान लिया, तो इन दोनों ने परमाणु हथियार रूस को दे दिए। क्लियर हो गया? आज उसी की कीमत यूक्रेन चुका रहा है। अरे समझ, अगर शायद उसने क्या है अपने परमाणु हथियार नहीं दिए होते कि भाई हम भी स्वतंत्र है वो भी स्वतंत्र है, हम नहीं दे रहे यार, समझ नहीं आ रहा, तो आज उसका ये बुरा हाल नहीं हो रहा होता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर, उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। जैसे कि देखो स्टार्ट बंद तो कौन सी संधि कर गया था? स्टार्ट बंद तो भाई संधि उन्होंने की थी, अरे समझिए, पर स्टार्ट टू जो संधि है वो बोरिस येल्त्सिन ने की। क्लियर हो गया? सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। क्लियर है? तो भाई इन्होंने क्या नीति अपनाई, पता चल गया। तो इनकी 2 नीतियां थी, पेरोस्ताइका, ग्लासनोस्ट, ठीक है, जो इनका मेन उत्तरदायी देती है कि उन्होंने क्या है यूएसएसआर को खत्म करने में भूमिका निभाई, जो वो ये थी। क्लियर? इन्होंने जल्दीबाजी में जो चेंजेस किए। अब आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर में उस समय कौन कौन क्या था, रूल कर रहा था। तो सबसे पहले जो आए वो कौन आए, व्लादिमीर लेनिन आए। अर्ज में यूएसएसआर की जो स्थापना की, अर्ज में जो क्रांति की रेवोल्यूशन, वो कौन थे? ये व्यक्ति थे, महान व्यक्ति। अर्ज में तो कौन से व्यक्ति थे, चलो देखते हैं। ये व्यक्ति, क्लियर है, ये कौन थे?
ये व्लादिमीर लेनिन थे यार, समझ नहीं आ रहा, इन्हीं को क्या है लेनिनवादी बोलते हैं यार। पहले नंबर पे लोग अगर साम्यवाद पढ़ेंगे, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? कम्युनिस्ट का मतलब ये आज जो हम रह रहे हैं वो मिक्स इकोनॉमी है। अगर दूसरे नंबर पे अगर पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल में होता ना, तो हम क्या है साम्यवाद में रह रहे होते। क्लियर है? सब कुछ क्या है गवर्नमेंट दे रही होती है हमें, सब कुछ गवर्नमेंट के लिए हम लोग कर रहे होते, हमारा निजी कुछ नहीं होता। बात समझ में ही नहीं है, यानी हमारी पर्सनल वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर? तो ये क्या है बोल्शेविक कौन थे? ये कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसका मतलब वहां दो पार्टियां थी पहले, एक बोल्शेविक और एक मंसेविक। क्लियर है? 1917 में रूसी क्रांति के नायक, मतलब एक नायक के रूप में, हीरो के रूप में उभरे। क्रांति को सब मतलब क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर में 17 से 24 में क्या सोवियत गणराज्य के संस्थापक रहे, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार रहे और उसे अमली जामा पहनाने में। नेक्स्ट में पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोलते हैं साम्यवाद की प्रेरणा स्रोत कौन थे? अरे तो लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। लेनिन के बाद मरने के बाद कौन आए? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ये रहे, देखो भाई जोसेफ स्टालिन आए। ये जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये जोसेफ स्टालिन है यार। ये सबसे निरंकुश व्यक्ति माना जाता है अपने समय का। अर्ज में ऐसा माना जाता है इसने हिटलर से कम लोग नहीं मारे थे। अर्ज जो भी क्या साम्यवाद के कंट्रोल के विरोध में था, अर्ज उसने उन सभी को क्या मरवा दिया अंदर ही अंदर, और पता तक नहीं चलने दिया। क्लियर है? स्टालिन, अरे समझिए ये कब तक? 1953 तक रहा, जब तक इसकी मौत नहीं हुई। लेनिन का उत्तराधिकारी बना। अरे सुन, लेनिन के बाद कौन आया? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो जोसेफ स्टालिन आया। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर पे लेनिन की क्या, लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में इसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 1924 यूएसएसआर की जो स्थापना हुई थी वो 1924 में हो गई थी। क्लियर है? इसी समय अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हो तो भी ध्यान रखना कि इसी समय क्या हुआ था, 1928 से लेकर 32 तक क्या बोलते हैं इन्होंने क्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी चलाया था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में आ जाता है और पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है कि भारत ने योजना कहाँ से मतलब अडॉप्ट की थी, तो भाई रूस से अडॉप्ट की थी, मतलब सोवियत संघ से। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ाया इसने और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। मतलब उसमें जैसे अगर आपके गांव के अंदर खेती है अर्श में, तो उसने क्या किया उन सारे खेतों को छीन लिया। जैसे आज आपकी 2 बीघा होगा, किसी का 4 बीघा, किसी का 100 बीघा, तो उन सबको छीन कर उसने एक कर दिया और सबको क्या है उनपे खेती करने के लिए बोला। तो इसी को कहते हैं क्या, खेती का सामूहिकरण और उद्योगों का तेजी से उसने बढ़ावा दिया। दूसरे विश्व युद्ध की जीत का श्रेय जाता है इसी को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने का स्टालिन को श्रेय जाता है, हिटलर को हराने का। 1930 के दशक में भयानक आतंक, नहीं मैंने बताया आतंक किस बात का, जो भी यूएसएसआर के अगेंस्ट था यानी साम्यवादी विचारधारा का, उसने उसको मरवा दिया। पार्टी के अंदर विरोधियों को कुचल दिया, तानाशाही रवैया के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अब आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर पे उसके बाद कौन आया? उसके बाद निकिता खुरुश्चेव आई। ये दिख रहा है आपको, ये निकिता खुरुश्चेव आई स्टालिन के बाद। ये भी एक क्या है काफी निर्दयी और निरंकुश व्यक्ति थे, नहीं है। पर जो मिखाइल गोर्बा क्या नाम है स्टालिन था, स्टालिन की नीति ये थी कि जो भी साम्यवादी देश नहीं है वो साम्यवाद विरोधी देश है। मतलब सुने, अगर आप हमारे समर्थक नहीं हो तो आप हमारे क्या विरोधी हो, ये स्टालिन मानता था। पर निकिता खुरुश्चेव ऐसा नहीं मानते थे, कहते थे अगर आप साम्यवादी नहीं हो तो, अगर आप पूंजीवाद के समर्थक भी नहीं हो तो आप बीच के देश हो, जैसे हम है। समझिए हम क्या थे, मिक्स इकोनॉमी अपनाए हुए थे, समझ में नहीं, हम पूंजीवाद के समर्थक भी थे और साम्यवाद के भी समर्थक थे। इसलिए निकिता खुरुश्चेव ने क्या किया, भारत को आर्थिक सहायता देना शुरू कर दी। ठीक है, स्टालिन ने क्या आर्थिक सहायता बंद कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर स्टालिन का नेतृत्व शैली के आलोचक थे अर्जमनिया, क्योंकि मैंने बताया स्टालिन ने जो क्या किया था, गैर साम्यवादी देशों को समर्थन नहीं दिया था किसी तरीके की आर्थिक सहायता। 1956 में अर्जमनिया कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा, हंगरी में जन विद्रोह का दमन किया। मैंने बताया हंगरी में 1956 में इन्होंने आर्मी भेज दी थी दबाने के लिए, जन विद्रोह का दमन किया, क्यूबा मिसाइल संकट में ये शामिल रहे। क्लियर है? ये इनका क्या था, पूरी लीडिंग थी। अब भाई समझते हैं कि वहां पर देखो एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आ सके कम्युनिस्ट पार्टी में कैसे खेती होती थी। कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ, मॉस्को मतलब वहां की राजधानी। ठीक है, राजधानी देखनी हो मैप लेकर बैठना, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। ये देखो ये मॉस्को रहा, अर्ज में यहां से मॉस्को से रवाना हुआ। नेक्स्ट नंबर पे कह रहा है मॉस्को से रवाना हुआ, सामूहिक खेती का एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। क्या कह रहा है, ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया।
लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं है। देखो जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, इसी वजह से केरल के लोग हैं, केरल में जो शासन है, अरे वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट शासन कर रहा है वहां पर, समझे, जो पिनरई विजयारन है वहां के सीएम है, वो ईश्वर को नहीं मानते, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो ईश्वर नहीं मानते, क्लियर है। इसलिए उन्होंने ईश्वर की क्या कृपा से आलू के पहाड़ लग गए। तो अधिकारी ने कहा भाई रूस में तो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा ईश्वर तो होता ही नहीं है। तो अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी कहाँ होते हैं, इसका मतलब उसमें अगर ईश्वर नहीं है तो आलू के पहाड़ भी नहीं है। बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर तो हम सभी नहीं मानते तो आलू के पहाड़ भी नहीं होते, क्लियर हो गया। इसका मतलब है वहां पर जो पैदावार हुई वो बहुत कम हुई थी, क्लियर है, उन्हें पैदावार आयात करनी पड़ रही थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि भाई कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर चलना, ये मोस्ट ऑफ टाइम आता है क्वेश्चन, कोई सा भी उठाकर आप देखोगे पेपर तो सब में ये देखोगे कि ये क्या है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो लिखेंगे सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण। कितने कारण? 4। मैं देखो मार्क करता जाता हूं, मतलब हाईलाइट कर लेता हूं, क्लियर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है। ये सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए कि इतना जो ताकतवर देश था वो सडनली कैसे खत्म हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर समझते हैं, पतन को समझने की जरूरत है, क्योंकि सोवियत संघ के पतन, यार सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। अर्थ में तो पहला उसका कारण यह था कि राजनीतिक और आर्थिक अर्थ में नहीं है, संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण अर्थ में नहीं है लोगों के, अब समझना, सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। अर्थ में तो पहला कारण तो ये हो गया। अर्थ में क्यों, इसके अंदर थोड़ा और इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कई सालों तक अर्थ में अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, मतलब इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ी, इससे उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। अरे ये दूसरा रीजन भी आप लिख सकते हो। और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्या है, राज व्यवस्था को शक की निगाह से देखने लगा। अर्थ में नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें जब बेसिक जरूरतें नहीं मिलेंगी, इसका मतलब हमारा देश कमजोर हो रहा है, ठीक है। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे और अर्थव्यवस्था में गतिरोध कैसे आया? अर्थ में ये जो क्वेश्चन बनता है, अभी 2 कारण हो गए, तीसरा जानते हैं, ठीक है। इसका जो थर्ड कारण लिखेंगे वो ये कि सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। मतलब उसमें अमेरिका को टक्कर देनी थी तो उसने परमाणु हथियार बनाया। 1980 के अंदर क्या है, इसने करीबन 35,000 परमाणु हथियार बना लिए थे, जो अमेरिका से भी ज्यादा थे। उसने अपने क्या है संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलुग देशों पे। तीसरा चौथा कारण आप लोग ये लिखोगे कि उसने अपने अधिकांश संसाधनों को क्या अपने पिछलग्गु देशों पर खर्च किया। किस पर खर्च किया? अपने पिछलग्गु देशों पर। चलो देखते हैं कैसे। ये रहा, उसने अपने अधिकांश संसाधनों को पिछलग्गु देशों पर खर्च किया, ये देखो, क्लियर है। ये आप चौथा कारण लिखोगे, ठीक है, ताकि सोवियत नियंत्रण में वो बने रहे, क्योंकि अगर आपको किसी को भी अपने नियंत्रण में रखना है तो भाई उसके ऊपर खर्चा तो करना पड़ेगा, जैसे आपको अपने दोस्तों पर खर्चा करना पड़ता होगा उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए, क्लियर। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत संघ अब इनका सामना नहीं कर सका, क्लियर हो गया। अब ये 4 कारण हो गए, 5वां कारण भी जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5वां कह रहा है कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ और इनके आम नागरिकों को क्या जानकारी बढ़ने लगी। पहले उन्हें जानकारी नहीं थी, पहले उन्हें यह बताया जा रहा था कि जो क्या बोलते हैं पश्चिमी देश है वहां तो और भी ज्यादा बुरे हाल है। अरे समझिए, अपनी अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों की अरे समझिए राज व्यवस्था को मजबूत अंतर भाप सकते थे, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी खोल दी थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है। अर्थ में उन्हें यह बताया गया सालों से कि वो क्या है, पूंजीवाद से बेहतर व्यवस्था है, लेकिन सच्चाई यह है थी कि सोवियत संघ अब पिछड़ चुका था। इसीलिए लोगों को कैसा धक्का लगा, अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। ये आप क्या है 5वां कारण लिख सकते हो। और छठा कारण जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, राष्ट्रवाद की भावना। सोवियत, नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर एक और कारण आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी 4 कारण लिख सकते हो, यहाँ बता रहा हूँ कितने कारण दिए हुए। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो गया था, मतलब उसने विकास करना बंद कर दिया था, क्लियर, गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पे किसकी? कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था 70 सालों से। ये पार्टी आम जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई।
यहाँ पर कैसा शासन था, तो लिखेंगे गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादातर खुलापन लाने की अनिच्छा, देश की विशालता बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना। मतलब देखो भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, उसके बावजूद भी अपने क्या है उसने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है। देखो सेंटर में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, फिर राज्यों के अंदर गवर्नमेंट है, फिर उसने पंचायती राज व्यवस्था ला दी है। पर रूस देखो विश्व का सबसे बड़ा देश है, फिर भी वहां पर क्या सेंटर में जो गवर्नमेंट बैठी है वही रूल कर रही थी। क्लियर? इससे क्या है जो कोने मतलब दूर दूर के लोग क्या है वहां पर उनसे उनकी जो आकांक्षाएं थी वो उन्हें पूरा नहीं कर पाया। इन सारी बातों के कारण आम जनता कह रहे अलग थलग पड़ गई। कह रहा इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेष अधिकार मिले थे। अर्ज में नहीं आ रहा, कह रहा लोग अपने को राज व्यवस्था और शासन से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, जो सरकार को जनाधार खिसकता हुआ चला गया। क्लियर? मिखाइल गोर्बाचेव के, और नेक्स्ट एक कारण लिख सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार, किसके? मिखाइल गोर्बाचेव के दोनों समस्याओं के समाधान का वादा। क्लियर है? वही पेरोस्ताइका और ग्लासनोस्त्र की जो नीति है उसने बड़े पैमाने पर लोगों को क्या अधिकार दे दिए। गोर्बाचेव ने राज व्यवस्था को सुधारने और पश्चिम की बराबरी लाने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील का वादा दे दिया, जैसे बोलने की आजादी दे दी, मल्टी पार्टी सिस्टम लागू कर दिया। नेक्स्ट में आंदोलन करने का अधिकार दे दिया। गोर्बाचेव तो रोग का सही से निदान कर रहे थे पर सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। पर ऐसा कोई आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा? इसका एक कारण ये था कि जितनी तेजी से क्या है उन्हें क्या बोलते हैं उम्मीद थी सुधरने की, उतनी तेजी से क्या है जो यूएसएसआर था वो नहीं सुधर रहा था। क्लियर? कह रहा आकार कह रहा उत्तर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में आगे इतिहासकार अर्ज में शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाए। कह रहा सबसे सटीक उत्तर तो यही जान पड़ता है कि गोर्बाचेव के सुधारों को लागू और व्यवस्था में ढील दी गई तो लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का ज्वार उमड़ा। मतलब उसमें एकदम लोगों को आजादी मिल गई, लोगों ने एकदम क्या ज्यादा आकांक्षाएं दिखाई जो पूरी नहीं हो पाई, जिससे उन्होंने अलग होने की क्या एक प्रस्ताव रखा गया सभी देशों का। ठीक है, इसमें एक और सबसे बड़ा कारण है जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था पर इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ ने जनता के एक तबके का सोच ये रही कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। वो चाहते थे गोर्बाचेव और तेजी से कदम उठाए जिससे कि बड़ी तेजी से हमारी स्थिति बदल जाए, जो कि ये पॉसिबल नहीं होता है। ये लोग उनकी क्या कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे, निराश हो गए। ऐसे लोगों ने जैसा सोचा था वैसा क्या फायदा उन्हें नहीं हुआ। संभव यह है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था में फायदे में थे। मतलब इसमें अब भाई दूसरे तरफ क्या है, एक तो जनता को फायदा हुआ, दूसरे नंबर पे नुकसान किसको हुआ? जो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे सदस्य थे। और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से जिन्हें फायदा हो रहा था उन लोगों ने क्या ठीक इसके विपरीत विचार रखा। उनका कहना था कि हमें इतनी तेजी से क्या नहीं करने चाहिए, सुधार नहीं करने चाहिए, हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन क्या हुआ? जाता रहा। क्लियर है? क्या गोर्बाचेव का समर्थन जाता रहा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भाई गोर्बाचेव खुद अपनी नीतियों में ठीक इस तरह बचाव नहीं कर पा रहे थे। इन सारी बातों के मद्देनजर सोवियत संघ का विघटन ना होता। क्या नहीं होता भाई? सोवियत संघ का इसके बावजूद भी विघटन नहीं होता अगर क्या अगर वहां पर थोड़ी सी क्या की जाती, उसमें चेंजेस लाए जाते। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि वहां पर जो था वो क्या बड़े पैमाने पर भाई क्या बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना का जगना। किसका? लोग इससे भी दम्ब रह गए। ये घटना थी राष्ट्रवादी भावना, क्या राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा को उभारने की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अर्मेनिया, इन देशों में क्या देश प्रेम की भावना जागी। किसकी? क्लियर है? देश प्रेम की भावना जागी अर्मेनिया और सोवियत संघ के गणराज्य इस उभार में शामिल थे। ये इसके टोटल क्या है कारण थे। क्लियर हो गया? पता चल गया टोटल कारण क्या थे? राष्ट्रीयता, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रता और संप्रभुता के उभार कह रहा है सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक क्या है
तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर लिखना अपने क्वेश्चन में कि वहां के जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अर्ज में 3 बाल्टिक गणराज्य थे, बाकी जॉर्जिया, यूक्रेन, अर्ज में रूस, इनमें क्या है, संप्रभुता और राष्ट्रता की भावना का जागृत होना, क्लियर, जिसके कारण क्या है, सोवियत संघ टूटा। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी। मतलब पूरे इतिहास में देखोगे तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी कि हम क्या है, यूएसएसआर के पार्ट क्यों, अलग देश क्यों नहीं है, क्लियर है। कह रहा है और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ के अंदरूनी संघर्ष तो होना था, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर क्या बड़े बड़े राज्यों को शामिल कर लिया गया था अपने देश में, क्लियर है। खैर ये तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना होगा, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना संगत भी नहीं है कि भाई लोगों ने वहां पर क्या राष्ट्रवाद की भावना जगाई, क्योंकि सोचो इतने बड़े पैमाने पर जब आप देशों को अपने अंदर शामिल कर लोगे तो उस स्थिति में कुछ अन्य लोग सोचते थे कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर क्या शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। ये भी एक फैक्ट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, हर्ष में नहीं है, बट कहीं ना कहीं अंदर तो ये राष्ट्रवाद की भावना शुरू से जाग रही थी, क्लियर है। अगर ये रीजन नहीं होता तो कभी ना कभी लोग क्या है वहां का विरोध जरूर करते, क्लियर है। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों को विरोध करेंगे। कौन से? अर्ज मध्य एशियाई समय जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये अर्ज पर इन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्लीय लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। देखो रूस से क्या है, एक तो ये धार्मिक क्योंकि ये मुस्लिम है, अर्ज मनियर, और उसके बावजूद भी ये क्या आर्थिक रूप से भी पिछड़े थे, लेकिन इन लोगों ने क्या नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक के सबसे प्रबल नजर आए। कहां पर ये जो राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली, एक तो बाल्टिक गणराज्य में, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन और रूस में, ठीक है। ये आम लोग, जब मैं बाल्टिक गणराज्य कहूं तो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, क्लियर। ये आम लोगों के अपने को मध्य एशियाई गणराज्य के लोगों से अलग थलग महसूस करते रहे। इसका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों से ये भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने से उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। मतलब इसमें जितने रिच मतलब राज्य थे, जैसे रूस हो गया, बाल्टिक गणराज्य हो गए, इन्हें लग रहा है कि हमने पिछड़े राज्यों को जो अपने में मिला रखा है ना, तो हमारा जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं हमारे लोग, वो पिछड़े राज्यों में खत्म किया जा रहा है। बात समझे नहीं? तो एक कारण ये भी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जो बोरिस येल्त्सिन, जो रूस के क्या है पहले क्या बने राष्ट्रपति, ये रहे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए, बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया और सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद में से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौर में रूसी लोगों को कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मतलब रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए क्या इन्होंने जिम्मेदार ठहराया, क्लियर हो गया। अब भाई देखते हैं क्या बात समझ आई नहीं। पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया बोरिस येल्त्सिन को, क्योंकि पूंजीवाद से साम्यवाद जो क्या नाम है आपकी शॉक थेरेपी अपनाई गई। इसमें तो पता है बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच के प्राइवेट कर दी गई। अर्ज में तो जो रिजर्व रखना था, मतलब क्या बोलते हैं अनाज का, वो खत्म कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी समस्या वहां के लोगों को, जिससे माफिया वर्ग वहां पर उभर आया, ठीक है। अब विघटन की परिणतियां क्या, बात समझ मतलब समझे कि जो विघटन हुआ उसके रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या निकले, ठीक है। तो परिणतियां समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थर्ड पार्ट के अंदर मिलते हैं। आ रहा समझ नहीं?